नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रिव्यू करेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। आज उनका उत्तराखंड का दौरा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कई अहम घोषणाओं के साथ दून में रोड शो करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। फिर उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी राज्य में पैठ बनाने में जुटी है और आपको बता दें, मुफ्त बिजली का पासा फेंक चुकी है आम आदमी पार्टी। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड गए थे दौरे पर, तब उन्होंने मुफ्त बिजली का ऐलान किया था। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में 2022 में। ऐसे में समय बेहद कम बचा है और अब एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। जोश में इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कदम रख दी है और रणभूमि में उतर गई है। हालांकि 2022 के बाद क्या तस्वीरें होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी अपने मुफ्त बिजली का पासा फेंक चुकी है और इससे पहले भी उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया उत्तराखंड में। अब एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। माना जा रहा है कि इस बार कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आ रहे हैं कि उत्तराखंड को दिल्ली बनाएंगे। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, दिल्ली के सीएम उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। आज कहा जा रहा है कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? धनराज जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो उसी के तहत आम आदमी पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड दौरे पर है, जहां पर वो एक रोड शो भी करेंगे और कई घोषणाएं भी वो यहाँ पर कर सकते हैं। जिस तरीके से पहली बार जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुफ्त बिजली का पासा उत्तराखंड की जनता के बीच फेंका था और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी। लेकिन इस बार जब वो उत्तराखंड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कई अहम घोषणाएं वो यहाँ पर कर सकते हैं कि जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाएं वो यहाँ पर कर सकते हैं, स्कूलों से जुड़ी घोषणाएं वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अब उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट लाते हैं और किस तरीके से वो अपनी घोषणाएं यहाँ पर करते हैं। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणाएं तो की जाएंगी धनराज, लेकिन जनता का मूड अब क्या देखते हैं? क्या अगले 5 साल मुफ्त का बिजली लेने के लिए तैयार है या किस तरीके से जनता का मूड आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से यदि बात की जाए उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में सेंध लगाई जाए और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार लाई जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं कि अभी हाल ही में वो आए थे तो बिजली मुफ्त की घोषणा उन्होंने की थी, तो उसको जनता को लेकर बात की जाए तो जनता की बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, यदि वो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में देंगे तो जरूर वो एक बार इस पर विचार करेंगे और जरूर एक बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष का भी लगातार आरोप है कि जो बीजेपी है या फिर कांग्रेस है वो लगातार आम आदमी पर भी निशाना साधते रहते हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि चाहे अरविंद केजरीवाल कितनी घोषणाएं उत्तराखंड के अंदर कर लें, लेकिन वो उत्तराखंड की जनता जानती है कि ये दिल्ली नहीं है। तमाम जो दिल्ली में घोषणाएं वो फ्री मुफ्त की बिजली वहां पर देते हैं और उसके बाद बिल भेज देते हैं, तो वो उत्तराखंड की जनता नहीं मानने वाली है। जी, जिस तरीके से ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं केजरीवाल, तो क्या लगता है दूसरी पार्टियों के लिए चुनौती होगी क्या एक? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको एक चुनौती जरूर माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल एक ट्रम्प कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाल ही में उन्होंने बिजली को लेकर एक ट्रम्प कार्ड खेला था और गारंटी कार्ड भी वो जनता के बीच में बांट रहे हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर एक बार फिर एक पासा जरूर उत्तराखंड की जनता के बीच में फेंकेंगे कि या तो वो स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाएं कर सकते हैं या फिर स्कूलों से जुड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल पहली बार उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जब वो दूसरी बार उत्तराखंड आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उत्तराखंड को देकर जाएंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल किन घोषणाएं को यहाँ पर अमल में लाएंगे या नहीं लाएंगे। आखिर अब ये तो जनता के हाथ में ही है कि 2022 के चुनाव में ही पता लगेगा क्या
जनता अरविंद केजरीवाल को अपना आशीर्वाद देगी या नहीं देगी, वो सत्ता में लाएगी या नहीं लाएगी। अगर सत्ता में अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो घोषणाएं उन्होंने की है वो देखने वाली बात होगी, क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं सीएम केजरीवाल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और अब सीएम केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम इस वक्त जोश में नजर आ रहे हैं क्योंकि रणभूमि में उतर चुके हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी का और सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की अहम बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय भी किया गया है और इसी के साथ फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट भी स्थापित करने का निर्णय हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार अग्रसर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की कमान संभालते ही उन्होंने विकास के मुद्दों पर अपनी राय रखनी और विकास के साथ उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का निश्चित कर दिया था। अब उसी के मद्देनजर वो लगातार उत्तराखंड में विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और अब सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए पीएमसी गठन करने का निर्णय हुआ है। फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसी के साथ 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में तमाम नेता अधिकारी मौजूद रहे। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई और साथ ही साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय भी किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे सीनियर साथी धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, सीएम धामी की एक कैबिनेट की बैठक हुई है, कहा जा रहा है कि 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कितनी अहम ये बैठक रही और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सोनिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक कल शाम 5 बजे संपन्न हुई है और उसमें कुल 21 प्रस्ताव आए थे जिसमें 20 प्रस्ताव पे कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि 5376 करोड़ का अनुपूरक बजट जो 23 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसके सदन पटल पे रखा जाएगा, उसको मंजूरी दी है। इसके साथ आपने देखा ही कि जो पीएमसी का गठन किया गया है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र का एक नए सिरे से निर्माण कार्य होना है, उसको विकसित करना है, उसके लिए पीएमसी का गठन किया गया है। उस पीएमसी पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है जो उसकी मॉनिटरिंग करेगी और उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। इसके साथ ही एक चुनावी लिहाज से अगर देखें तो अभी तक जो अवैध बस्तियों की समय सीमा थी वो इसी साल समाप्त हो रही थी। उनको तोड़ने का जो सरकार ने आदेश किया था उसको सरकार ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी 2024 तक अब अवैध बस्तियों पर कोई कार्रवाई कम से कम सरकार के स्तर पर नहीं होगी। इसका एक बड़ा लाभ पार्टी को चुनाव में मिल सकता है क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, वो इन मलिन बस्तियों में, अवैध बस्तियों में रहते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही जो बाजपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, उनके पदों की पे भर्ती के लिए 70 पदों के लगभग उन्होंने कैबिनेट ने मुहर लगाई है, स्वीकृति दे दी है। वो भी अब काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो सोनिका, एक तरह से देखे कैबिनेट की जो बैठक है उसमें पूरी तरह से चुनावी छत्रछाया दिखाई दी है और मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है पुष्कर सिंह धामी की, वो पूरी तरह से चुनावी मोड में है और किसी भी तरह की कोई ऐसा फैसला कैबिनेट नहीं करना चाहती है जिसमें ये कहीं दिखाई दे कि सरकार काम को लटकाने के या भटकाने के मूड में है। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं लटकाना, भटकाना और अटकाना ये कांग्रेस का काम है, तो बिल्कुल बीजेपी उसके अपोजिट जाकर के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को जो जनहित से संबंधित प्रस्ताव आए थे उन सबको अपनी मुहर लगा दी है और जल्द ही वो इम्प्लीमेंट होते हुए धरातल पर दिखाई देंगे। धीरेन्द्र, आपने अनुपूरक बजट का जिक्र किया था, तो विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाए विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए? बिल्कुल सोनिका, देखिए क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, पूरी सरकार, पूरी पार्टी और तमाम जो राज्य के राजनीतिक दल है जो चुनाव में सहभागिता करेंगे वो सब चुनावी मोड में है। उन सबकी सारी एक्टिविटी आप देखेंगे, उन सबके बयानात देखेंगे तो पूरी तरह से चुनावी परिदृश्य आपको स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो जो ये अनुपूरक बजट है 5376 करोड़ का, यह विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
आने वाले 4-5 महीनों में सरकार को सरकारी काम के लिहाज से फाइनेंस की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है, जिससे मार्च 2022 तक का काम चलता रहे। इसके साथ ही आप देखिए रेवेन्यू के दृष्टि से उन्होंने जो आबकारी की कुछ दुकानें थी जिनके मूल्य ज्यादा थे और वो उठ नहीं रही थी, उन्हें कोई नहीं ले रहा था, उसको भी सरकार ने 50% कम कर दिया है, जिससे वो दुकानें उठ सके और उसका जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था राज्य सरकार का वो आ सके। तो सोचा है जो कैबिनेट के फैसलों की अगर हम समीक्षा करें तो पाते हैं इसमें चुनावी छाप तो जरूर है, लेकिन इसमें सरकार की एक तेजी भी दिखाई दे रही है कि विकास कार्यों को लेकर के कहीं कोई दिक्कत फाइनेंस की ना आए या इस तरह की कोई समस्या ना आए। सरकार ने उसका पूरा ध्यान इस कैबिनेट के बैठक में रखा है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए और प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में सीएम धामी ने अहम फैसले लिए और इन्हीं फैसलों के तहत अवैध बस्तियों और मलिन बस्तियों को नियमित करने का भी फैसला लिया गया है। दरअसल सीएम धामी की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में ये फैसले लिए गए। अवैध और मलिन बस्तियों को नियमित करने का फैसला लिया गया। अगले 3 साल तक किसी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा, ये बड़े फैसले लिए गए हैं। चुनावी साल में सरकार ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, बड़ी जानकारी इस वक्त को आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार ने 2024 तक अभयदान दिया है। दरअसल 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तराखंड सरकार ट्रम्प कार्ड खेल रही है और इसी ट्रम्प कार्ड के तहत अगले 3 साल तक के लिए ऐलान कर दिया गया है कि अवैध बस्तियों को तोड़ा नहीं जाएगा और इन अवैध और मलिन बस्तियों को नियमित करने का फैसला ले लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार ने 2024 तक अभयदान दिया और चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेलने की शुरुआत कर दी है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड सरकार यानी पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहते, जिसके चलते वो लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। वोटर्स को साधने की भी तमाम कोशिश की जा रही है क्योंकि समय बेहद कम बचा है अब चुनाव के दौरान। अब इसी के तहत उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है कि अवैध और मलिन बस्तियों को नियमित करने का फैसला लिया और कहा है कि अगले 3 साल तक के लिए किसी भी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा। चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेलने की शुरुआत कर दी है। तमाम बड़े फैसले लिए गए पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और अब अवैध बस्तियों को नहीं तोड़ने का फैसला किया गया है। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, चुनावी साल से पहले ट्रम्प कार्ड खेल दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, कहा गया है कि अवैध बस्तियों को नियमित किया जाएगा। किस तरह से आप देखते हैं अगर राजनीतिक मायने निकाले जाए तो? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार चुनावी साल ये माना जा रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है यानी भाजपा सरकार लगातार चुनाव को लेकर के जो वोटरों को लुभाने है काम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर कर रही है, लगातार घोषणाएं कर रही है जो जनहित की घोषणाएं जिसका कार्य को बीते जो 4.5 साल है उसमें कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी के हाथ में उत्तराखंड की कमान आई है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इस कमान को छोड़ना नहीं चाहते और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार दोबारा बने, इसके लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिससे कि वोटर भाजपा भारतीय जनता पार्टी का दामन न छोड़े। यानी लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर और अवैध बस्तियों को नहीं तोड़ने का फैसला करके सीधा वोटर्स को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। संचित जी जी, आप देखिए लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए लगातार वो जिस तरीके से चुनाव में इस बार बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं। आज से पहले कभी भी देखने को नहीं मिला कि कांग्रेस पार्टी में मंथन बैठक हुई हो, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने मंथन बैठक करी, तो इससे कहीं ना कहीं एक इशारा और एक संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनाव में इस बार एक्टिव रहेगी। जो खामियां उन्होंने बीते चुनाव में जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा, वो गलतियां दोबारा कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी 70 की 70 विधानसभा सीट पे। तो इस बार जो चुनाव है, जो चुनाव बड़ा कड़ा होने वाला है, इसको देखते हुए पुष्कर सिंह धामी के सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको लेकर के वो लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि वोटर उनके साथ लगे रहे और भाजपा का दामन न छोड़े और भाजपा की सरकार दोबारा उत्तराखंड के अंदर बने।
ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने दी किस तरीके से सीएम पुष्कर धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और चुनावी साल चल रहा है, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल 24 अगस्त तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने 24 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जारी की गई नई SOP नियम और शर्तें लागू की गई हैं। नई शर्तें लागू की गई हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में कोरोना के मामले बेहद कम हो गए हैं। लगातार कोरोना के मामले उत्तराखंड में घटते नजर आ रहे हैं और सरकार के लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। जो भी कोविड गाइडलाइंस लागू की जा रही है, नई शर्तें लागू की जा रही है, प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि उनका पालन किया जाए। प्रदेश सरकार ने 24 अगस्त के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। हालांकि मामले बेहद कम होते जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार कोई लापरवाही नहीं चाहती, जिसके चलते लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि किसी तरह की लापरवाही ना हो, इसके चलते कोविड नियमों का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि अभी तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर की गई है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कोई लापरवाही नहीं चाहती, कोई चूक नहीं चाहती। इसके चलते कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ नई SOP और नए नियमों को लागू किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया जाए। पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और दहशत लोगों के बीच फैली हुई है, अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में और इसी के तहत लगातार पाबंदियां में छूट भी दी जा रही है, लेकिन कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया भी गया है 24 अगस्त के लिए। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। सीधा का रुख करेंगे। विशाखा, 24 अगस्त के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब क्या हालात आप उत्तराखंड में देख पा रही हैं कोरोना से? शुरू है, चाहे वो स्कूल खोलने को लेकर हो या फिर जो अन्य जो स्थान है, चाहे वो मार्केट प्लेस है या शॉपिंग मॉल है, सभी राज्य में फिलहाल पूरी तरीके से खोले गए हैं। जिसके बाद राज्य सरकार चाहती है कि इतनी भीड़ के बावजूद बाहरी राज्य से जो राज्य में लोग आ रहे हैं उनका जमावड़ा राज्य में ज्यादा ना होना पाए, जिसके लेकर जो सरकार ने अभी जो कोविड कर्फ्यू है उसको भी बढ़ाने की जो फिलहाल पेशकश है वो रखी है और अभी लगातार जो राज्य सरकार है वो कोविड कर्फ्यू को बढ़ा रही है और कहीं कोई छूट देने का फिलहाल सरकार का कोई जो फिलहाल मूड है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तमाम पर्यटक स्थल खोले गए हैं, पर्यटक स्थलों को लेकर भी सरकार ने SOP जारी करी है, तमाम चीजें रखी गई हैं और एक निर्धारित संख्या के मुताबिक ही राज्य में सभी पर्यटक स्थलों पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। निर्धारित संख्या के अकॉर्डिंग ही जो पर्यटक हैं वो जा सकते हैं और RT-PCR जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो अभी भी कुछ जगहों पर मैंडेटरी रखी गई है और जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए राज्य सरकार का यह कदम बिल्कुल मुनासिब प्रतीत होता है। जिस तरीके से केसेस अन्य जो राज्य हैं उसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उत्तराखंड में स्थिति अभी नियंत्रण में है। लगातार जो कई जिले हैं वहां से जो बिल्कुल कोविड फ्री एक तरीके से जो खबर है वो सुनने में आ रही है, कोई केस नया संक्रमित नहीं मिल रहा है। उसको लेकर फिलहाल राज्य सरकार की सख्ती जरूरी है, क्योंकि अभी जो विशेषज्ञ हैं जो वो कह रहे हैं कि अभी थर्ड वेव जो है वो सितंबर और अक्टूबर तक आ सकती है, जिसको लेकर अभी राज्य सरकारों को तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको जाहिर तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। जी ठीक है विशाखा, राज्य सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और तमाम व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर की बात करते हैं तो आप लोगों को कितना सतर्क और सावधान देख रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से भीड़ की अगर हम बात करते हैं तो जो भीड़ इकट्ठी होती है चाहे वो मार्केट प्लेस पर है या अन्य पर्यटक स्थलों पर है, उसमें फिलहाल कोई कमी हमें नहीं दिखती है और कोरोना नियमों की जो धज्जियां हैं वो भी जाहिर तौर पर ऐसी जगहों पर उड़ती हुई दिखाई देती है। मास्क की जो अनिवार्यता है वो कई जगह पर लागू की गई है। अब लोगों की जो जीवन शैली है उसमें मास्क एक अनिवार्य रूप से जरूर शामिल हो गया है, लेकिन जो चाहे वो भीड़ है और जो बाकी चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये इसको लेकर जो जागरूकता है वो भी लोगों में नहीं है, या फिर कहिए कि दूसरी लहर के जाने के बाद लोगों की जागरूकता फिलहाल कम हो गई। जी
ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना काल चल रहा है तो हम उत्तराखंड से अपडेट आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना के हालात तो सामान्य हो चले हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने 24 अगस्त तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, क्योंकि कोई लापरवाही नहीं चाहती और लोग भी हालांकि पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। अब आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड से एक रिपोर्ट सामने आई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी के चलते छात्रों को इस वक्त पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी के चलते सीधा असर मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि सरकार को प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। लंबे समय से यहाँ फैकल्टी की कमी है, जिसके चलते छात्रों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी के चलते छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बयान भी दिया है, सुनिए। अभी चल रही थी और अभी कुछ के हस्तांतरण भी हुए हैं, सब हुए हैं। अब फिर वो नए ऐड निकाल रहे हैं, नई नियुक्ति पे करेंगे, जोड़ के कितने मिलते हैं उस पर देखना पड़ेगा और ट्रांसफर से। अभी किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है? कौन कौन से विभाग से खाली हो गए? खाली तो नहीं, कुछ में से ट्रांसफर्स हुए हैं, जैसे एनाटमी में है, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री में है, पैथोलॉजी में है और मेडिसिन में है, ये हैं। यहाँ थोड़ी सी कमी हुई है इनमें। अब उसमें देखते हैं, नई भर्ती के लिए बोला कि गवर्नमेंट ने बोला तुरंत ऐड निकल गया, आज कल में ऐड निकल भी जाएगा। इसी महीने के एंड तक नए रिक्रूट्स प्रोसेस शुरू करके देखते हैं कितने मिल पाते हैं। तो जानकारी आपको दे रहे थे, मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी के चलते छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से जानकारी सामने आई और प्राचार्य ने कहा है कि इन्होंने आवेदन भेज दिया है, प्रस्ताव भेज दिया है फैकल्टी की कमी को लेकर के, ताकि छात्रों को जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पढ़ाई को लेकर के वो ना हो सके, क्योंकि छात्रों की तरफ से भी कहा गया कि बेहद परेशानी उन्हें हो रही है, फैकल्टी नहीं है, ऐसे में पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना काल में पहले से ही पढ़ाई बहुत कम हुई, ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन अब फैकल्टी की कमी के चलते छात्रों को और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जानकारी सामने आई है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। चलिए आगे रुक करते हैं, हल्द्वानी से एक रिपोर्ट और सामने आई है, वो आपको दिखाएंगे। दरअसल इस वक्त नदी और नालों में उफान देखा जा रहा है और जिसके चलते खतरा भी मंडराने लगा है लोगों पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी के में कलसिया नाले के उफान पर आने से गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों की जानों पर खतरा मंडराने लगा। नाले के तेज बहाव के कारण कई घर कटाव की चपेट में भी आ गए हैं। वहीं एसडीएम ने नाले का निरीक्षण कर लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दे दिया है। एसडीएम ने कहा है कि सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग से बातचीत कर जल्द ही नाले का काम कर लिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि नाले में अचानक पानी आने से लगभग आधा दर्जन घर नाले के कटाव में आ चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से नाले और नदियों में इस वक्त उफान है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कई घर इसके कटाव में आ गए हैं और लोगों से कहा गया है कि घर को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाया जाए। एसडीएम लगातार जायजा ले रहे हैं घटनास्थल का, स्थिति का। कलसिया नाला आया और उसकी वजह से कई घर वास्तव में खतरे की जद में हैं। यहाँ तत्काल काम कराए जाने की आवश्यकता है और मेरे द्वारा तत्काल ही इसको जो है दैवीय आपदा के साथ संस्कृति की जाएगी, ताकि दैवीय आपदा के तहत ये सुरक्षा और बचाव कार्य किया जाए। तो तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। इस बुलेटिन में इतना है कि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।